हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम्स इन एडजॉर्प्शन लेक्चर। तो आगे का लेक्चर हम कंटिन्यू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एडजॉर्प्शन से। तो आपने फर्स्ट लेक्चर का एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। आई होप कि सबने फर्स्ट लेक्चर अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो आगे का लेक्चर जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन का डिफरेंस देखा था। देन डिस्कस किया था व्हाट इज़ एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट। देन हमने केमिकल एड्जॉर्प्शंस एंड फिजिकल एड्जॉर्प्शन देखा था। तो हम एक बार शॉर्ट में फिर से रिवाइज करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या देखा था कि एड्जॉर्प्शन मेनली डिपेंड्स होता है सरफेस से। तो सरफेस क्या होती है वो आपको अभी क्लियर हो गया होगा कि सरफेस होती क्या है। तो सरफेस क्या है? एनी बाउंड्री विच सेपरेट सॉलिड एंड लिक्विड गैसेस इज कॉल्ड सरफेस। मतलब सरफेस क्या होती है? वो एक बाउंड्री होती है जो सॉलिड लिक्विड को सेपरेट करती है, लिक्विड गैस को सेपरेट करती है, उसको बोलते हैं सरफेस। सरफेस को एक और नाम से जाना जाता है। तो सरफेस को क्या बोलते हैं? उसका सेकंड नेम क्या है? इंटरफेस। तो अब आते हैं द मेन टॉपिक एडजॉर्प्शन। सबसे पहले बेसिक चीज़ देखेंगे कि एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन होता क्या है। तो एडजॉर्प्शन की टर्म कहाँ से आई, तो हम एक बार देख लेते हैं कि बी को हटा के डी लगा दिया है। तो व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ एडजॉर्प्शन एंड व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन, तो उसको सबसे पहले समझते हैं। तो एडजॉर्प्शंस क्या है? एडजॉर्प्शन हमने देखा था कि इट इज़ अ फिनोमिना विच वन सब्सटेंस एंटर्स इनटू द अनदर सब्सटेंस, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, मतलब बी। और बी को हटा के हमने डी लगा दिया तो उसको बोलते हैं एडजॉर्प्शंस। एडजॉर्प्शंस में क्या होता है? इट इज़ अ फिनोमिना तो विच सब्सटेंस ओनली एक्यूमुलेशंस ऑन द सरफेस, इसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन। तो हम एक बार एडजॉर्प्शंस एंड एडजॉर्प्शंस का रिवाइज करते हैं एग्जाम्पल, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो एब्जॉर्प्शंस का एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो एब्जॉर्प्शंस में आपको क्या करना है? एक बीकर में आपको वाटर लेना है और उसमें आपको क्या करना है? जो स्पॉन्ज आता है उसको डालना है। तो आप स्पॉन्ज डालोगे तो क्या होगा? जो वाटर होगा वो पूरा स्पॉन्ज में एब्जॉर्ब हो जाएगा। मतलब जो वाटर होगा वो सेम अमाउंट में, मतलब यूनिफॉर्मली एब्जॉर्ब होगा सरफेस पे नहीं, लेकिन बल्क में, स्पॉन्ज की बल्क में एब्जॉर्ब होगा, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। मतलब वो वाटर होगा वो स्पॉन्ज में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब स्प्रेड आउट होगा, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शंस। तो एब्जॉर्प्शंस को एक और मतलब शॉर्ट डेफिनेशन से जाना जाता है कि एब्जॉर्प्शंस क्या है। एब्जॉर्प्शन को हम बोल सकते हैं कि इट इज़ कॉल्ड अ बल्क फिनोमिना, क्योंकि जो सब्सटेंस होता है वो पूरा बल्क में एब्जॉर्ब हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एक और आगे सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर आपने जो बिस्किट अगर हम जो बिस्किट लेते हैं वो टी में डालते हैं तो पूरा बिस्किट है वो क्या हो जाता है? गीला हो जाता है। इट मीन्स कि टी है जो वो बिस्किट को पूरी तरह से सोख लेती हैं। तो क्या होता है? इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। इट इज़ अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ अ एब्जॉर्प्शन। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस किया था वो है एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट। तो व्हाट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट। तो जो सरफेस होता है जहाँ पे जो सब्सटेंस है वो एड्सॉर्ब हो जाता है, इसको बोलते हैं एड्सॉर्बेंट। और जो मोलेक्यूल होते हैं जिसको एड्सॉर्ब होना होता है, इसको बोलते हैं एड्सॉर्बेट। तो हम एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं
कि जब हमने बीकर में वाटर लिया था और उसमें क्या डाला था, स्पॉन्ज डाला था। तो स्पॉन्ज होते हैं, स्पॉन्ज के ऊपर क्या होता है, वाटर होता है, वो पूरी तरह से एड्जॉर्ब हो जाता है। इट मीन्स कि स्पॉन्ज इज़ अ एड्जॉर्बेंट, वो पानी को सोख रहा है, और जो पानी होता है उसको बोलते हैं एड्जॉर्बेट। तो आपको अच्छे से अब क्लियर हो गया होगा कि एड्जॉर्बेट क्या होता है एंड एड्जॉर्बेंट क्या होता है। तो बेट किसको बोलते हैं कि जो पानी होता है वो क्या होता है, वो जो मोलेक्यूल है जो एड्जॉर्ब होता है सरफेस पे, उसको बोलते हैं एड्जॉर्बेट। और जो स्पॉन्ज होता है वो मोलेक्यूल को एड्जॉर्ब करता है, मतलब जो सरफेस होती है जो मोलेक्यूल एड्जॉर्ब कर सकता है उसको बोलते हैं एड्जॉर्बेंट। क्लियर हो गया होगा आपको कि एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट क्या है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो द मेन टॉपिक है, व्हाट इज़ एड्जॉर्प्शंस। आपको इस सेमिस्टर में एड्जॉर्प्शन पढ़ना है, तो आपको पता होगा कि एड्जॉर्प्शंस क्या है। फर्स्ट लेक्चर में हमने थोड़ा बेसिक देखा था कि एड्जॉर्प्शंस होता क्या है। तो एड्जॉर्प्शन में क्या था कि जो उसकी सिंपल डेफिनेशन शॉर्ट क्या है, इसको बोलते हैं इट इज़ कॉल्ड सरफेस फिनोमिना, क्योंकि जो मोलेक्यूल होता है गैस मोलेक्यूल वो क्या होता है, जो सॉलिड सरफेस एनी बाउंड्री पे एक्यूमुलेशंस होते हैं, मतलब जमा होते हैं ओनली सरफेस पे, लेकिन सरफेस के अंदर एंटर नहीं होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सरफेस फिनोमिना। आपने अपने टीचर को बोर्ड पे लिखा हुआ देखा होगा, तो चॉक से ओनली सरफेस पे लिखा गया है, तो दिस काइंड ऑफ फिनोमिना इज़ कॉल्ड एड्जॉर्प्शंस। तो एड्जॉर्प्शंस की सिंपल डेफिनेशन क्या है कि इट इज़ अ सरफेस फिनोमिना। तो एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन हम पढ़ चुके थे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो हमने टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन डिस्कस किया था। तो इसमें कितने टाइप थे, 2 टाइप थे, फिजिकल एड्जॉर्प्शंस एंड केमिकल एड्जॉर्प्शंस। तो आपको नेम से ही पता चलता होगा कि फिजिकल एड्जॉर्प्शंस में क्या होता होगा और केमिकल एड्जॉर्प्शंस में क्या होता होगा। तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन में क्या होता होगा कि फिजिकल एड्जॉर्प्शंस में ओनली वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है, मतलब किसी भी प्रकार का कोई केमिकल बॉन्ड नहीं होता, केमिकल रिएक्शन नहीं होती, ओनली वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसको बोलते हैं फिजिकल एड्जॉर्प्शंस। और नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था केमिकल एड्जॉर्प्शंस। केमिकल एड्जॉर्प्शंस में क्या होती है, केमिकल एड्जॉर्प्शंस में केमिकल रिएक्शंस होती हैं। इट मीन्स कि सरफेस पे जो बॉन्ड बनता है और जो बॉन्ड बनता है मतलब केमिकल रिएक्शन होती है, इसको बोलते हैं केमिकल एड्जॉर्प्शंस। तो आप सबको अब इतना तो क्लियर हो गया होगा कि जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था उसका जो रिवाइज करा था वो इतने तक है। अब जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट टॉपिक है, वो नया डिस्कस करेंगे। तो आपको स्लाइड में दिखता होगा कि एड्जॉर्प्शंस के जो इफ़ेक्ट होते हैं, मतलब नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट, नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर, अब हम डिस्कस करेंगे। तो अब आते हैं द फिनोमिना ऑफ एड्जॉर्प्शंस ऑफ अ गैसेस ऑन अ सॉलिड डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। तो किस पे डिपेंड करता है, 5 फॉलोइंग फैक्टर्स हैं, वो हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट फॉलोइंग फैक्टर है नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट। नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट का मतलब क्या हुआ कि जो गैस मोलेक्यूल होता है जिसको एड्जॉर्ब होना होता है, इसको बोलते हैं एड्जॉर्बेट। तो द अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट। जो अमाउंट होता है गैस का जिसको डिपेंड होता है वो किसके नेचर पे डिपेंड करता है, एड्जॉर्बेट के डिफरेंट नेचर पे डिपेंड करता है। गैसेस लाइक SO2, NH3, HCl एक्सेट्रा। आपको अभी एक क्वेरी होगी कि HCl तो हम लैब में लिक्विड फॉर्म में यूज़ करते हैं, बट HCl एक्चुअली में गैस फॉर्म में होता है और उसको लैब में गैस फॉर्म में यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन लिक्विड फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो गैसेस विच आर, नेक्स्ट पॉइंट है गैसेस विच आर इजीली लिक्विफायर more easily are adsorbed more readily than the permanent gases like
H2, N2 and O2 which do not liquefy easily। तो जो गैसेस होता है मतलब कि जो इजीली लिक्विफाई हो जाती है तो वो क्या होता है, मोर एब्जॉर्ब होता है देन द परमानेंट गैसेस लाइक H2, N2 एंड O2। मतलब जो गैस होता है जो इजीली लिक्विफाई हो सकते हैं तो वो क्या होता है, मोर एब्जॉर्ब होता है देन द परमानेंट गैसेस। नेक्स्ट पॉइंट है दिस इज़ बिकॉज ऑफ अ इजीली लिक्विफाइबल गैसेस। मतलब इसका द मेन रीज़न क्या है कि जो गैस होता है वो इजीली एब्जॉर्ब क्यों हो सकता है, क्योंकि वो इजीली लिक्विफाइबल हो सकते हैं। और इजीली लिक्विफाइबल हो सकते हैं इसका मीनिंग क्या हुआ कि इट हैव अ ग्रेटर वैंडरवाल फोर्सेस ऑफ एट्रैक्शन। मतलब उसके पास वैंडरवाल फोर्सेस ऑफ एट्रैक्शंस ज़्यादा होते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड डिस्कस करते हैं। तो नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट कंटिन्यू है। मोरेवर द गैसेस हैविंग हाई सॉल्युबिलिटी गैस एड्सॉर्ब इजीली ऑन चारकोल इन डिफरेंट अमाउंट डिपेंडिंग ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। मतलब जो गैस होता है SO2, Cl2, Na3, H2S हैव अ डिफरेंट सॉल्युबिलिटी होती है ऑन अ चारकोल। तो हम नेक्स्ट जो दिख रहा है हमको टेबल में कि उसका डिफरेंट टेम्परेचर दिया है और डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ एड्जॉर्प्शंस दिया है कि कितने वॉल्यूम में वो एड्जॉर्ब हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है सिंस द क्रिटिकल टेम्परेचर इज़ रिलेटेड टू द बॉइलिंग पॉइंट एंड द सॉल्युबिलिटी। तो जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो रिलेटेड होता है बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी। आपको अभी अच्छे से क्लियर होगा कि F5 में आप पढ़ चुके हैं लैब में कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। बॉइलिंग पॉइंट में क्या था कि लिक्विड में से जो टेम्परेचर पे लिक्विड में से गैस में कन्वर्ट होता है कंपाउंड, उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, तो टेम्परेचर इन विच सॉलिड कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड, इसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो अभी आपको क्लियर हुआ होगा कि बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस है। इट मे बी स्टेटेड दैट मोस्ट इजीली लिक्विफाइबल एंड हाईली सॉल्युबल गैसेस आर द मोस्ट रेडियली एड्सॉर्ब। अभी आपको क्लियर हुआ होगा कि जो इजीली लिक्विफाइबल गैसेस होते हैं वो हाईली सॉल्युबल गैसेस होते हैं, वो इजीली एड्सॉर्ब हो सकते हैं। मतलब जो मोर इजीली लिक्विफाइबल गैसेस मोर एड्सॉर्ब ऑन द सरफेस। अब जो नेक्स्ट है नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। अ गैस इज एब्जॉर्ब्ड इन अ डिफरेंट अमाउंट ऑन डिफरेंट एड्सॉर्बेंट। तो जो गैस होता है वो डिफरेंट अमाउंट में एड्सॉर्ब होता है ऑन द एड्सॉर्बेंट। तो उसका एक एग्जाम्पल से समझते हैं। व्हेन निकल एंड एल्यूमिनियम सरफेसिस आर brought in contact with a H2। मतलब निकल एंड Al सरफेस जब हम कांटेक्ट में लाते हैं H2 गैस के अंदर आइडेंटिकल कंडीशन में, तो इट इज़ सीन दैट H2 गैस इज स्ट्रांगली एड्सॉर्ब ऑन अ Ni सरफेस कंपेयर टू एल्यूमिनियम। तो मतलब जब हम निकल सरफेस और एल्यूमिनियम सरफेस को कांटेक्ट में लाते हैं H2 गैस के अंदर, तो क्या होता है, हम देख सकते हैं कि H2 गैस है वो स्ट्रांगली एड्सॉर्ब हो जाता है ऑन द निकल सरफेस कंपेयर टू एल्यूमिनियम। तो सिलिका जेल, जिंक एक्सेट्रा आर यूज्ड एज अ एड्सॉर्बेंट ऑफ अ गैसेस। मतलब सिलिका जेल यूज़ कर सकते हैं, जिंक यूज़ कर सकते हैं फॉर द एड्सॉर्बेंट ऑफ अ गैसेस। Ammonia gas is adsorbed more easily on the aluminum surface compared to the nickel under the identical conditions। जो अमोनिया गैस होता है वो इजीली एड्सॉर्ब हो जाता है ऑन द एल्यूमिनियम सरफेस कंपेयर टू द निकल। तो आपको अभी क्लियर हुआ होगा कि H2 गैस किस पे इजीली एड्सॉर्ब होता है। H2 गैस इजीली एड्सॉर्ब होता है निकल सरफेस पे, और अमोनिया गैस किस पे एड्सॉर्ब होता है, वो इजीली एड्सॉर्ब होता है निकल सरफेस पे। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट हम समझते हैं कि थर्ड पॉइंट क्या है, द इफेक्टिव सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट। मतलब इसका सिंपल इसका कंक्लूज़न क्या है कि एड्सॉर्बेंट का एरिया, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा इतना एड्सॉर्प्शन ज़्यादा होगा। द इफेक्टिव एरिया ऑफ द
द इफेक्टिव एरिया ऑफ द सरफेस of the adsorbent determine its adsorption capacity for a gases। तो जो इसका इफ़ेक्टिव एरिया होता है, वो सरफेस होती है, वो डिटरमाइन करता है इट्स एड्जॉर्प्शन कैपेसिटी फॉर अ गैसेस। मतलब क्या डिटरमाइन करता है कि इसकी कैपेसिटी कितनी है एड्जॉर्ब करने की। तो उसका एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि एग्जांपल क्या है। एक्टिवेटेड चारकोल एड्जॉर्ब मोर क्वांटिटी ऑफ अ गैसेस। जो एक्टिवेटेड चारकोल होता है वो मोर क्वांटिटी में गैस एड्जॉर्ब कर सकता है बिकॉज ऑफ efficiency of its surface has been increased by clearing it of the liquid hydrocarbons deposited during the preparation from a wood। मतलब जब हम वुड में से जो एक्टिवेटेड चारकोल बनाते हैं तो उसकी इफ़िशियंसी इंक्रीज करी जाती है क्योंकि वो ज़्यादा एड्जॉर्ब कर सकते हैं गैस को। The activated charcoal from the harder woods such as oak, coconut, etc. are a better adsorbent। तो आपको अभी क्लियर हुआ होगा कि एक्टिवेटेड चारकोल हम किसको बोलते हैं। लैब में हम यूज़ करते हैं एक्टिवेटेड चारकोल, और एक्टिवेटेड चारकोल हम किस में से बनाते हैं। एक्टिवेटेड चारकोल फ्रॉम द हार्डर वुड। हार्डर वुड कौन कौन से हैं। ओक ट्री, कोकोनट ट्री, इसमें से हम बेटर एड्सॉर्बेंट रेडी कर सकते हैं। ओके तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है नेक्स्ट पॉइंट, मोरेवर द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शंस ऑफ गैसेस बाय द सॉलिड डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ सरफेस ऑफ द एड्सॉर्बेंट। तो जो एड्जॉर्प्शंस ऑफ गैसेस होते हैं, मतलब जो सॉलिड होते हैं, वो किस पे डिपेंड करते हैं। साइज़ ऑफ अ सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट। मतलब मैंने पहले बताया कि जो सरफेस एरिया होता है, मतलब सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा एड्जॉर्प्शंस उतना ही ज़्यादा होगा। तो लार्जर द सरफेस ऑफ द एड्सॉर्बेंट larger will be the extent of adsorption under the given condition of temperature and pressure। मतलब सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा एड्सॉर्बेंट का उतना ही जो एड्जॉर्प्शंस है उतना ही ज़्यादा होगा गिवन कंडीशन, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर। अभी नेक्स्ट स्लाइड में से कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, फोर्थ पॉइंट है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इसका सिंपल कंक्लूजन क्या है, तो हम देखते हैं फॉर अ गिवन एड्सॉर्बेट एंड द एड्सॉर्बेंट। मतलब टेम्परेचर इफेक्ट करता है एड्सॉर्बेट पे और एड्सॉर्बेंट पे। तो द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शंस डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ऑफ एक्सपेरिमेंट। मतलब एड्जॉर्प्शन डिपेंड्स होता है टेम्परेचर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के टेम्परेचर पे डिपेंड होता है। Adsorptions usually takes place with the evolutions of a heat। मतलब एड्जॉर्प्शंस यूजुअली कैसे करा जाता है कि इवोल्यूशंस ऑफ अ हीट। मतलब पहले हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि एड्जॉर्प्शंस जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, इवोल्यूशंस ऑफ अ हीट। मतलब कि हीट रिलीज होती है ड्यूरिंग द रिएक्शंस, इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। Therefore, according to the Le-Chatelier's principle, the decreases in temperature will increase the adsorptions। मतलब अकॉर्डिंग टू द ली-चैटेलियर्स प्रिंसिपल, टेम्परेचर जब डिक्रीज करेंगे तब एड्जॉर्प्शंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब टेम्परेचर और एड्जॉर्प्शंस एक दूसरे के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब टेम्परेचर हमने डिक्रीज किया तब क्या हुआ, एड्जॉर्प्शन हमने इंक्रीज किया। अब इसका सिंपल एक एग्जांपल है। तो इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द कोकोनट चारकोल इज़ लोअर्ड फ्रॉम द -29 to -78 degree Celsius, the amount of nitrogen gas adsorbed increase from the 20 to 45 ml under the same pressure। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, जब हम टेम्परेचर, किसका टेम्परेचर, कोकोनट चारकोल का जब टेम्परेचर लोअर करते हैं, मतलब -29 से -70 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं, तो क्या होता है, जो नाइट्रोजन गैस होता है वो एड्जॉर्ब होता है। मतलब नाइट्रोजन गैस इंक्रीज होता है, एड्जॉर्प्शन कैपेसिटी उसकी इंक्रीज होती है। और कितनी होती है, फ्रॉम द 20 to 45 ml अंडर द प्रेशर। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो पॉइंट है द इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर।
तो आगे का फोर्थ जो आपको समझ में आया होगा, फर्स्ट हमने क्या किया था, नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट, नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट, फिर थर्ड पॉइंट क्या था, नेचर ऑफ सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्बेट, फोर्थ पॉइंट क्या था, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, एंड फिफ्थ लास्ट पॉइंट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो फर्स्ट क्या उसका पॉइंट समझते हैं, द एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस इज़ फॉलोड बाय द डिक्रीजेस ऑफ अ प्रेशर। मतलब प्रेशर हम डिक्रीज करेंगे तब क्या होगा, एड्जॉर्प्शन भी डिक्रीज होगा। देयरफॉर इन accordance with a Le-Chatelier's principle, the magnitude of a adsorption decreases with a decreases in a pressure। तो अकॉर्डिंग टू द ली-चैटेलियर प्रिंसिपल क्या है, तो एड्जॉर्प्शंस डिक्रीज होगा। कब डिक्रीज होगा कि प्रेशर हम डिक्रीज करेंगे तब एड्जॉर्प्शंस भी डिक्रीज होगा। टेम्परेचर में क्या था, टेम्परेचर में एड्जॉर्प्शंस एंड टेम्परेचर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में थे। इट मीन्स कि जो टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो एड्जॉर्प्शंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। और प्रेशर में क्या है, प्रेशर में उसका उल्टा है। प्रेशर में क्या है कि प्रेशर में हम प्रेशर डिक्रीज करेंगे तब एड्जॉर्प्शंस डिक्रीज होगा, और प्रेशर इंक्रीज करेंगे तब एड्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा। आपको एक ग्राफ में दिख रहा होगा कि हमने जब प्रेशर डिक्रीज किया है तो एड्जॉर्प्शन भी डिक्रीज हुआ है, और टेम्परेचर का भी दिखता होगा कि टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया है तो एड्जॉर्प्शंस क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो अभी नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, कंटिन्यू करेंगे। अ गिवन वेट ऑफ सब्सटेंस इज केप्ट इन अ वैक्यूम फ्लास्क एंड टेम्परेचर इज लोअर। एक नेक्स्ट सिंपल एग्जांपल से हम समझते हैं कि जो हम वेट ऑफ सब्सटेंस मतलब सब्सटेंस का वेट करके उसको एक वैक्यूम फ्लास्क में भरते हैं, मतलब उसमें डालते हैं। देन टेम्परेचर इज़ लोअर, देन जो वैक्यूम फ्लास्क होता है वो क्या होता है, ऊपर से बंद होता है, तो उसका टेम्परेचर लोअर करना है। देन अ नॉन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस इज़ इंट्रोड्यूस्ड इनटू द फ्लास्क, मतलब जिसका वॉल्यूम हम जानते हुए हैं उसका जो गैस होता है वो उसको क्या करना है, इंट्रोड्यूस करना है इनटू द फ्लास्क, मतलब फ्लास्क में डालना है। पहले क्या लिया, वैक्यूम फ्लास्क में हमने वेट ऑफ सब्सटेंस लिया है, वेट ऑफ सब्सटेंस में हमने नॉन वॉल्यूम ऑफ गैसेस डालना है। तो क्या हुआ, व्हेन एड्जॉर्प्शंस प्रोसेस इज स्टॉप, जब एड्जॉर्प्शंस प्रोसेस स्टॉप होगी तब क्या हुआ होगा कि रीचेस इक्विलिब्रियम, मतलब जो सब्सटेंस था, वेट ऑफ सब्सटेंस एंड नॉन वॉल्यूम ऑफ गैसेस दोनों के बीच क्या हुआ होगा कि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ होगा। द प्रेशर एंड वॉल्यूम इज नॉट द, देन क्या करना है, प्रेशर और वॉल्यूम नॉट करना है। Thus the amount of gas adsorbed on a 1 gram of substance at a given temperature is known। तो क्या हुआ होगा कि जितने अमाउंट का वॉल्यूम का हम जानते थे, मतलब कि नॉन वॉल्यूम जानते थे, उतना अमाउंट का गैस एड्जॉर्ब हुआ होगा, मतलब 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस एट अ गिवन टेम्परेचर इज अ नॉन। नेक्स्ट क्या है, एक्सपेरिमेंटल इज रिपीटेड एट अ डिफरेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। आगे का जो ग्राफ था उसमें आपको दिख रहा होगा कि डिफरेंट टेम्परेचर और डिफरेंट प्रेशर में हमने एक्सपेरिमेंट किया और इसका ग्राफ ऐसे मिला। तो ग्राफ में क्या दिख रहा है, तो टेम्परेचर जब इंक्रीज़ करते हैं तो क्या होता है, एड्जॉर्प्शन डिक्रीज़ होता है, और प्रेशर जब इंक्रीज़ करते हैं तो एड्जॉर्प्शन क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। तो ग्राफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस एड्जॉर्ब वर्सेस प्रेशर एट अ डिफरेंट टेम्परेचर इज ड्रॉन विच इज़ शॉन इन अ फिगर। तो आपको आगे की फिगर में दिखता होगा कि किसके वर्सेस किसका ग्राफ है, मतलब जो वॉल्यूम ऑफ गैस एड्जॉर्ब हुआ उसके वर्सेस प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ दिया हुआ है। सच ग्राफ्स आर कॉल्ड एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। तो जो ये ग्राफ्स होते हैं इसको बोलते हैं एड्जॉर्प्शंस आइसोथर्म। तो आज हमने ये लेक्चर में क्या पढ़ा, तो क्या पढ़ा था कि फर्स्ट हमने डिस्कस किया था, इसका जो फर्स्ट लेक्चर था वो क्या था, एड्जॉर्प्शंस। तो पहले हमने क्या पढ़ा था कि सिंपल जो उसका दोनों का डिफरेंस होता है कि एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शंस वो क्या होता है। और नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट।
देन हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल एब्जॉर्प्शंस एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन। तो आपको अभी सिंपल डेफिनेशन थोड़ा तो पता चल गया होगा कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन किसको बोलते हैं और केमिकल एब्जॉर्प्शन किसको बोलते हैं। तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन किसको बोलते हैं? फिजिकल मतलब नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि फिजिकल एब्जॉर्प्शंस में ओनली वैन वाल फोर्सेस ऑफ एट्रैक्शन होता है, इसको बोलते हैं फिजिकल एब्जॉर्प्शन। और केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? केमिकल एब्जॉर्प्शंस में ओनली केमिकल रिएक्शंस होती हैं ऑन द सरफेस, इसको बोलते हैं केमिकल एब्जॉर्प्शंस। फिर नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था कि 5 डिफरेंट इफ़ेक्ट जो एब्जॉर्प्शंस पे इफ़ेक्ट करता है। तो फर्स्ट क्या डिस्कस किया? इफ़ेक्ट ऑफ एड्सॉर्बेट। देन क्या डिस्कस किया? इफ़ेक्ट ऑफ एड्सॉर्बेंट। फिर थर्ड क्या था? इफ़ेक्ट ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ अ एड्सॉर्बेंट। मतलब जो सरफेस एरिया जब इंक्रीज करेंगे तो एड्जॉर्प्शन क्या होगा? इंक्रीज होगा। मतलब जितने ज़्यादा अमाउंट में एड्जॉर्प्शंस की सरफेस होगी तो उतने ज़्यादा अमाउंट में एड्जॉर्प्शंस पॉसिबल होता होगा। फिर नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था इफ़ेक्ट ऑफ अ टेम्परेचर। तो इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द ली चैटेरिया प्रिंसिपल क्या था कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? एड्जॉर्प्शन डिक्रीज होगा। मतलब एड्जॉर्प्शंस एंड टेम्परेचर हैं वो एक दूसरे के क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था इफ़ेक्ट ऑफ अ प्रेशर। प्रेशर में क्या था? अकॉर्डिंग टू द ली चैटेरियर प्रिंसिपल्स जब प्रेशर हम इंक्रीज करेंगे तो एड्जॉर्प्शन क्या होगा? इंक्रीज होगा। इट मीन्स कि प्रेशर एंड एड्जॉर्प्शंस ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल में है। मतलब एड्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा जब प्रेशर इंक्रीज होगा। तो आपको अभी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्लासिकल फ्रूनलिच आइसोथर्म। तो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करते हैं क्लासिकल फ्रूनलिच आइसोथर्म। सेकंड लेक्चर है वो हम कंटिन्यू करते हैं फ्रूनलिच आइसोथर्म से। तो फ्रूनलिच आइसोथर्म्स एंड लैंग्यूमर आइसोथर्म्स आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं एग्जाम के लिए। तो इन 1909 फ्रूनलिच प्रपोज्ड एन एम्पिरिकल इक्वेशंस विच इज नॉन एज अ फ्रूनलिच इक्वेशंस। तो फ्रूनलिच इक्वेशंस इज रिप्रेजेंटेड एज अ फॉलो। तो फ्रूनलिच इक्वेशन कैसे होता है? तो x by m is equal x by m proportional to x by m proportional to pressure 1 by n। तो जब हम प्रोपोर्शनल निकाल देंगे तो क्या होगा? x by m is equal to k p 1 by n। तो जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं x वर्सेस p का तो क्या होगा? एक्स वर्सेस प्रेशर का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो क्या होगा? तो हमको जो मिलेगा ग्राफ वो ऐसे स्लोप फॉर्म में मिलेगा। मतलब इंक्रीजिंग फॉर्म में ग्राफ मिलेगा। तो यहाँ पे हमने लिखा कि x बाय एम इज इक्वल टू के पी 1 बाय एम, वेर x इज इक्वल टू क्या है? अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट। क्या है? अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट। और m इज इक्वल टू क्या है? अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेंट। p क्या है? प्रेशर। p इज इक्वल टू प्रेशर। इतना समझ में आया कि x बाय एम इज इक्वल टू क्या है? x बाय एम प्रोपोर्शनल है p 1 बाय n। तो x बाय एम इज इक्वल टू क्या हुआ? k p 1 बाय n, वेर x इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट एंड m इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेंट। p क्या है? प्रेशर है। अभी जो एक k दिख रहा है और n दिख रहा है वो क्या है? कांस्टेंट है। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। इतना लिख लिया।
वेर के एन, एन क्या है, कांस्टेंट है, तो वेर के एन, एन आर कांस्टेंट, और वो किस पे डिपेंड करता है, कांस्टेंट डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ एब्सोर्बेट एंड एड्सोर्बेंट। फर्स्ट इक्वेशन हमने क्या लिया था, तो x बाय m इज इक्वल टू के पी 1 बाय n, इसको हम लगाते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन था वो किस पे एप्लीकेबल होता है, एप्लीकेबल फॉर एडजॉर्प्शंस गैस ऑन अ सॉलिड, मतलब गैस का सॉलिड पे एडजॉर्प्शंस हुआ उस पे एप्लीकेबल होता है x बाय एम इज इक्वल टू के पी 1 बाय एम। जब हम p के बदले c लगाते हैं, मतलब x बाय एम इज इक्वल टू के सी 1 बाय एन, तो क्या है, इसको सेकंड इक्वेशन लगाते हैं, तो c x बाय एम इज इक्वल टू के सी 1 बाय एम, ये इक्वेशन कब लगाते हैं, इट इज एप्लीकेबल फॉर अ सॉल्यूशन। तो किस पे एप्लीकेबल होता है, एप्लीकेबल फॉर अ सॉल्यूशन। इतना समझ में आया कि x बाय एम इज इक्वल टू के पी 1 बाय एन किस पे एप्लीकेबल होता है, एप्लीकेबल फॉर अ एडजॉर्प्शंस ऑफ अ गैस ऑन अ सॉलिड, और x बाय एम इज इक्वल टू के सी 1 बाय एन किस पे एप्लीकेबल होता है, एप्लीकेबल फॉर अ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन पे एप्लीकेबल होता है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, मतलब जो C होता है वो किस पे डिपेंड होता है, C डिपेंडिंग ऑन अ, C मतलब कंसंट्रेशन, डिपेंडिंग ऑन अ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ solution, depending on a solute present in a solution। इतना समझ में आया कि जो C होता है वो किस पे डिपेंड होता है, डिपेंडिंग ऑन अ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट प्रेजेंट होता है इस पे डिपेंड होता है। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x बाय एम इज इक्वल टू के पी 1 बाय एन, इसको फर्स्ट इक्वेशन है, और सेकंड इक्वेशन क्या है, x बाय एम इज इक्वल टू के सी 1 बाय एन। अब जो फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन है उसको हम लॉग के फॉर्म में लिखते हैं, तो क्या होता है वो लिखते हैं। तो क्या होगा कि फर्स्ट इक्वेशन क्या था, फर्स्ट इक्वेशन हम साइड में लिखते हैं x बाय एम इज इक्वल टू के पी 1 बाय एन। सेकंड इक्वेशन क्या था, x बाय एम इज इक्वल टू के सी 1 बाय एन। अब इसको लॉग फॉर्म में लिखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को लॉग फॉर्म में कैसे लिखते हैं, लॉग x बाय एम इज इक्वल टू लॉग के प्लस 1 बाय एन लॉग P। सेकंड इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, log x बाय m इज इक्वल टू log k प्लस 1 बाय n log c। अब जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ किसके वर्सेस किसके ग्राफ ड्रॉ करना है, log x बाय m वर्सेस log P और log C का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसा मिलेगा, एक स्ट्रेट राइट फॉर्म में मिलेगा। मतलब इसको log x बाय m इज इक्वल टू log k प्लस 1 बाय n log c को हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर्ड टू y इज इक्वल टू
c प्लस एम एक्स। तो ये y क्या हुआ, log x बाय m। c मतलब इंटरसेप्ट, c क्या है, इंटरसेप्ट। m क्या है, स्लोप। और x वर्सेस y का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। x इज इक्वल टू log c एंड log p। तो अभी इंटरसेप्ट क्या हुआ, जो ये पार्ट है मतलब इतना पोर्शन है, इसको बोलते हैं c। c कितना है अपना, log k। और ये क्या है अपना, हम क्या मिला इसको, स्लोप। तो स्लोप क्या है, 1/n। इतना समझ में आया। अभी नेक्स्ट देखेंगे कि जो इक्वेशन x बाय m इज इक्वल टू के सी 1/n था, वो किस पे डिपेंड करता है। मतलब c क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और x बाय m इज क्या था कि अमाउंट ऑफ एसिड एब्जॉर्ब ऑन 1 ग्राम ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल। तो log x बाय m इज इक्वल टू, इसको सेकंड फॉर्म में कैसे लिखे जाते हैं कि log x बाय m इज इक्वल टू log 10k। यहाँ पे ओनली 10 लिखना है, 10k प्लस 1/n log c। तो ये आपका फिफ्थ नंबर का इक्वेशन हुआ। फर्स्ट क्या है, ए वाला, सेकंड ए, इसको हम लॉग फॉर्म में लिखते हैं तो थर्ड हुआ, इसको लॉग फॉर्म में लिखते हैं तो फिर फोर्थ। और अभी जो इक्वेशन आया इसको फिफ्थ नंबर। तो जो log x बाय m वर्सेस log c है वो क्या देता है, स्ट्रेट लाइन ऑफ अ ग्राफ विथ इंटरसेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट है c इज इक्वल टू log k, और स्लोप कितना है 1/n। तो x वर्सेस x बाय m का ग्राफ आया, वो कितना मिलेगा, तो x बाय m वर्सेस मतलब log x बाय m वर्सेस log p और log c। तो क्या आया, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। उसमें क्या है, c क्या है, इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट किस पे डिपेंड कर, मतलब इंटरसेप्ट कितना मिला, log k, और स्लोप कितना है 1/n, इतना स्लोप है। ये आपका क्लासिकल फ्रूनलिच आइसोथर्म हुआ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फर्स्ट इक्वेशन क्या था, फर्स्ट इक्वेशन x बाय m प्रोपोर्शनल टू k प्रोपोर्शनल टू p 1/n। अभी प्रोपोर्शनल निकाल देंगे तो क्या होगा, x बाय m इज इक्वल टू के पी 1/n। नेक्स्ट इक्वेशन क्या हुआ कि जो ए इक्वेशन था वो किसके लिए डिपेंड होता है, मतलब जो गैस होता है एब्जॉर्ब ऑन अ सॉलिड, इस पे x बाय m फर्स्ट इक्वेशन डिपेंड होता है। सेकंड इक्वेशन आया सॉल्यूशन के लिए, सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं, p के बदले हम c लिखते हैं, और c किस पे डिपेंड होता है, डिपेंडिंग ऑन अ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। फिर जो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन आया था उसको हमको लॉग फॉर्म में लिखना है, तो क्या लिखेंगे, log x बाय m इज इक्वल टू log k प्लस 1/n log p। नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन को क्या लिखेंगे, log x बाय m इज इक्वल टू log k प्लस 1/n log c। अभी log x बाय m वर्सेस log p और log c का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। तो उसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, इंटरसेप्ट